हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज 1 इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं। आगे के वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टीआरई 4 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं करवाने जा रही हूँ तो उसको अच्छे से ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है और यहाँ से आप लोग फर्स्ट टू फिफ्थ की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। तो लैंग्वेज यहाँ पर हम लोग इंग्लिश को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये पैसेज के आधार पर ही हमें आंसर देना है, अपने मन से आंसर नहीं देना है। तो देखिए, पैसेज को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है ना आपको, ये जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए, अगर इजी वे तरीका अगर यहाँ पर बताऊँ, क्योंकि ज़्यादा टफ जो है इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन या अनसीन पैसेज नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर सेम लाइन आप पैसेज में ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर इंग्लिश किसी भी स्टूडेंट की कमज़ोर है तो। ये सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पैसेज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पीपल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। कैसे यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, वर्बली भी करते हैं, नॉन वर्बली भी करते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर पैसेज में आपको डायरेक्टली वो यहाँ पर जो शब्द है वो देखने को मिल जाएगा। रिसर्च शो दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन इज थ्रू वर्ड्स, द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन process takes place through body language, eye contact, and the various signals words cannot be conveyed. A person should be sensitive enough to understand as to how the communication is being received and processed. All communication should be sensitive to eye movement, posture, and gesture, skin color, breathing rate, and facial expression to be understood completely. ठीक है। तो सिर्फ बोल करके ही हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम इशारों में भी करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सब काफ़ी चीज़ें बयां कर देती है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। E1 देखते हैं सबसे पहले। तो E1 दिया है, वर्ड्स कम्युनिकेट जस्ट डैश परसेंट, 70%, 7%, 100%, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो देखिए इसका आंसर देखिए आप लोग, यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं 7%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7%। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। देखिए आसान ही होता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से आप लोग अनसीन पैसेज में मार्क्स ले आएंगे। दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। अब इनमें से आपको ये बताना है कि जो पैसेज में नाउन दिए हुए हैं इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो पहला है बॉडी एंड पर्सन, और उसके बाद शुड, थ्रू, बीइंग, हाउ, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉडी और पर्सन ये दोनों क्या है, ये नाउन है। तो इतना तो इजी आप लोग क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड। कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड होता है, आई मूवमेंट, ब्रीदिंग रेट, बॉडी लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी पैसेज में पढ़ा है। तो अभी मैंने इसलिए पैसेज पहले पढ़ दिया ताकि हम लोग आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक से अधिक इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E4 देखिए, विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो प्रकार की कम्युनिकेशन की बात की गई है पैसेज में, कौन सी, देखिए वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो पहले आंसर के साथ आप जा सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये काइंड्स पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद E5 पर चलते हैं। तो E5 में पूछा गया है, द पैसेज इज अबाउट टू, मतलब किस बारे में है ये पैसेज, किस बात की व्याख्या कर रहा है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए। तो देखिए पहला दिया है, डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड, क्या वर्ड्स की डिसएडवांटेज बताया गया है, हानि बताई गई है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का नेचर बताया गया है। कम्युनिकेशन फेलियर बताया गया है, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पैसेज पढ़ा था मेरे साथ ही, तो इस हिसाब से आप लोग सही आंसर कर पा रहे होंगे, बिल्कुल बी। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के नेचर के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन E6 से लेकर E8 तक हमें क्या करना है, यहाँ पर
फिलअप्स है और फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। E6 में दिया है हैड वी डैश पंक्चुअल वी वुड हैव डैश द ट्रेन। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए ऑप्शन, पहला है बीन और कॉट, फिर है वर, बोर्डेड और आर गॉट, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त वर्ड जो होगा वो होगा हैड वी बीन पंक्चुअल वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन जो है 6 का वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है E7, यू कांट डैश विद अदर पीपल, आर्गुइंग, शॉर्टेड, क्वारलिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर E7 का कौन सा आंसर होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नन ऑफ द अबव जो है यहाँ पर आप लोग आंसर के साथ जा सकते हैं, 7 का E हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है E8, since she is a dash she has to talk a lot। तो E8 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो पहला है जॉकी, कुक, रेडियो जॉकी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सिंस शी इज अ रेडियो जॉकी शी हैज़ टू टॉक अ लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो जॉकी में ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो ये आप इससे भी यहाँ पर सेंस लगा सकते हैं। तो E8 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को एंसिन पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप लोग चाहें तो इस पैराग्राफ को आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ से, H9 से H14 तक हमें हिंदी लैंग्वेज के अनसिन पैसेज के क्वेश्चन को भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसेज में जब आप पढ़ेंगे ना आप आसानी से लगा पाएंगे। देखिए जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो इस पैसेज में जो बात कही गई ना वही आंसर हमें लगाना है, अपने मन से नहीं लगाना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है निष्ठावान श्रमिक, बी है शक्तिशाली सिपाही, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति की बात कही गई है, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद H10 की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा इस पैसेज में किस बारे में बात की गई है, तो स्वार्थी व्यक्ति, लॉर्ड मैकेले की शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य संस्कृति, चरित्रवान व्यक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे आप लोग, चरित्रवान व्यक्ति, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति की पैसेज में बात कही गई है, तभी हम यहाँ पर डी ऑप्शन लगा रहे हैं, अपने मन से नहीं लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 11 की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर बी, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो ये पैसेज में बात कही गई है और ये रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है, तो समाजोपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र की योजना के संचालन के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 12 का आंसर क्या होगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। पैसेज में ये बात कही गई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर ये आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, H13 चलिए। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण, राजनीति के कुशल दांवपेच, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। H13 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। तो ये पैसेज में बात कही गई है और यहाँ पर भी ये हमारा आंसर मैच हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर H14 पर चलते हैं। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, तो पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन है, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो अनसीन पैसेज में जो बात कही गई है अगर वो ऑप्शन यहाँ पर है तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर 14 तक हम लोगों ने कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा H15 से लेके H20 तक। तो आप लोग, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ लें ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर H15 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है,
जब वह मनुष्य का आदर्श भूल जाता है, जब वह स्वप्न देखना बंद कर देता है, जब वह जीवन में सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयास छोड़ देता है, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अनसीन पैसेज में जो आंसर यहाँ पर दिया होगा वही आंसर हमें यहाँ पर लगाना है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है, जब वह मिथ्या दंभ से भर जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, जब ऊर्जा सक्रिय हो, जब कोई पराक्रमी हो, जब स्वार्थ वृत्ति हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 16 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, तो ए ऑप्शन यही हमारा अनसीन पैसेज में है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं H70 की तरफ और यहाँ पर पूरे अवतरण का सारांश है कि मतलब इसका सारांश क्या है जो पैसेज में दिया गया है। मनुष्य पशुता से बढ़कर है। मनुष्य को चाहिए कि वह पशुता के पीछे छोड़कर मनुष्यता के लिए प्रयास करे। अवनति की ओर जाना उन्नति की ओर जाने से आसान है। मनुष्यता मनुष्य की सतत साधना का प्रतीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो H17 का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल ए होना चाहिए, मनुष्य पशुता से बढ़कर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। H18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि मनुष्य की अमूल्य निधि है। बी है विकास क्रम का नतीजा है कि हम पशु से मनुष्य बन गए। जन्म से पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 18 का आंसर होगा डी कि युगांतर की साधना से मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता के गुण प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी अनसीन पैसेज में दिया हुआ है, इस हिसाब से हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग H19 पर आते हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है कि, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मनुष्य का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है, और यहाँ पर अर्जुन नहीं होगा, यहाँ पर अर्जन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, मनुष्यता से पतित होना पाताल में गिरने जैसा आसान है। मनुष्यता प्राप्त करने में मनुष्य के पैर कांपने लगते हैं और मनुष्य की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अर्जन होना चाहिए था, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ई ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए H20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो मनुष्यता की प्राप्ति, मानव जीवन का लक्ष्य, मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार, पशुता बनाम मनुष्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर जो डी ऑप्शन है पशुता बनाम मनुष्यता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 21 है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आदर्शवादी, चरित्रहीन, यथार्थवादी, सिद्धांतहीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा सिद्धांतहीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। H22 अपनाना क्रिया के सर्वनाम से बनी है। तो संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, ये सर्वनाम से, तो सर्वनाम यहाँ पर दे ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए H22 का जो आंसर है ना वो आपका डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन 23 यहाँ पर पूछा गया है, र का विवरण है। यहाँ पर दिया है वतर्स्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन, पार्श्व सघोष स्पर्श अल्पप्राण व्यंजन, और वतर्स्य लुंठित अघोष महाप्राण व्यंजन, और यहाँ पर वतर्स्य संघर्षी अघोष महाप्राण व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो H23 का आंसर क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, वतर्स्य लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। इसके बाद नेक्स्ट है H24 साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। सीता को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो ये वाक्य दिया गया है, ठीक है, और इसको आपको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आती है, क्या ऑप्शन ए होगा? या फिर यहाँ पर बी ऑप्शन, जब सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता क्यों याद आती है, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता दिखाई देती है, और इसके बाद डी ऑप्शन क्या है, मैं सीता की ओर देखता हूँ और मुझे रीता की याद आ जाती है, और इसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर साधारण वाक्य से मिश्रित वाक्य बदलने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, जब मैं सीता की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। तो ये सही उपयुक्त ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, संघर्षशील है, उत्क्षिप्त है या प्रकंपित है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर किस प्रकार की ये ध्वनि है? ल यहाँ पर पूछा गया है, तो ए होगा पार्श्विक। ठीक है। इसके बाद 26 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि निराकार में उपसर्ग है, नीर, नी और नीरा या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट है 27, और 27 में पूछा गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये जो वाक्य है ना, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है ये बताना है। अल्प विराम हुआ है, पुनरुक्ति सूचक हुआ है, उद्धरण चिन्ह हुआ है, लाघव चिन्ह हुआ है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो H27 का सी ऑप्शन जो है उद्धरण चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ए होगा। इसके बाद यहाँ पर 29 देखिए, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति कहते हैं, लय कहते हैं, गण कहते हैं, यति कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर आप डी जाएंगे, यति। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी लैंग्वेज का, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, द्वंद्व समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, अव्ययी समास कहते हैं, द्विगुणी समास कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा द्वंद्व समास। जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए आपके लैंग्वेज यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश को सॉल्व किया है, हिंदी एंड इंग्लिश को सॉल्व किया है। आगे के जो यहाँ पर अगर कहें तो जनरल स्टडी के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी मैं करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। TRE 4 फर्स्ट टू फिफ्थ की तैयारी लगातार चलेगी, 6 to 8 में यहाँ पर सोशल साइंस की तैयारी लगातार चलने वाली है। तो यहाँ पर वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक और यहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।